यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो देखिए, जो बायोलॉजी का पेपर होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है और 70 का पूर्णांक होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, उपरोक्त सभी में। देखिए, जो निभाग होता है ये बीजांड में पाया जाता है और बीजांड को ओव्यूल भी कहा जाता है। देखिए, ये इस तरह से बीजांड था। बीजांड काय था? अध्यावरण इस तरह से ये था। अब ये अंतःध्यावरण, ये बाह्याध्यावरण है। अंतः और बाह्याध्यावरण है। और यहां पर देखिए, ये वाला जो भाग है ये निभाग कहलाता है। निभाग इसी को कहा जाता है, ये वाले भाग को। और ये जो बीजांड का शरीर है, ये जो बीजांड वृंत है जहां से जुड़ा है, इस जोड़ को हाइलम या नाभिका कहा जाता है। नाभिका कहते हैं या हाइलम कहा जाता है। बीजांड की संरचना अगर पूरी देखना चाहते हैं तो चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे घास है, घास को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खाया और मनुष्य को शेर ने खाया, मान लीजिए। तो जो घास है ये उत्पादक होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और इन हरे पेड़ पौधों को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से। तो ये सब उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। आंसर इसमें उपभोक्ता सही होगा। फिर अगला है, क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या पुरुष से संबंधित है? देखिए, जो वैसेक्टोमी है ये पुरुष से संबंधित है, क्योंकि ये नसबंदी होती है। क्योंकि ये नसबंदी होती है। वैसेक्टोमी को नसबंदी कहा जाता है। और ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों से संबंधित है, इसे नलबंदी कहा जाता है। नलबंदी स्त्रियों में होती है, जिसमें फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता था, इस तरह से, यहां से। और पुरुष में जो शुक्र वाहिनियां थी इनको काटकर बांध दिया जाता था। तो ये वैसेक्टोमी पुरुष से संबंधित है, नसबंदी होती है। ट्यूबेक्टोमी स्त्री से संबंधित है, नलबंदी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है? जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गाल्जी का है जीन। तो वंशागति की जो इकाई होती है वो जीन होती है। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, इन पर डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जीन्स होते हैं। इस तरह से ये जो जीन्स हैं ये वंशागति की इकाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। देखिए, जो जंतु होते हैं, जंतुओं में आनुवंशिक लक्षणों के जो जीन होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के जो जीन होते हैं वे लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। देखिए, जो पुरुष है उसमें XY, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कहा गया है, जंतुओं में आनुवंशिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर। और इन्हीं लक्षणों को या उन्हीं लक्षणों को लिंग सहलग्न गुण या लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। सहलग्न माने लगे हुए, जो लिंग गुणसूत्रों से लगे हों उन्हें ही लिंग सहलग्न लक्षण या लिंग सहलग्न गुण कहा जाता है। फिर पूछा गया है, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम बताइए। तो देखिए, एक तो आप बता सकते हैं वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। वर्णांधता में व्यक्ति को लाल और हरे में भेद नहीं आता है और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जपता है, रक्त बहता ही रहता है। इन दोनों पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए और देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे, डिटेल से समझा गया उदाहरण सहित। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए। देखिए, पुनरुद्भवन रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है पुनरुद्भवन। जैसे कोई जंतु है, उस जंतु के शरीर को काट दिया जाए तो फिर से बन जाए, या फिर उस जंतु के शरीर का कोई एक अंग
कट जाए तो फिर से उगाए। जैसे छिपकली थी, छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो फिर से उगाती है, तो क्या है, पुनरुद्भवन होता है। तो यदि किसी जंतु के दो भाग कर दिए जाएं या उसका कोई अंग कट जाए, वो फिर से विकसित हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, तो उसे ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो कहा गया पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखना है। तो आप इसमें बता सकते हैं छिपकली, हाइड्रा बता सकते हैं, हाइड्रा भी होता है, प्लेनेरिया भी होता है, कई सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी बता दीजिए। फिर अगला है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। आभासी मतलब होता आभास हो कि फल है, फल ना हो, यानी असत्य फल जो होते हैं, या जो कूट फल, असत्य फल इन्हें कहा जाता है, कूट फल भी इन्हें कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय से ना हो, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, उन्हें ही असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब है, नाशपाती है, और सहतूत भी आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आभासी फल होते हैं। सेब जो होता है पुष्पासन से विकसित होता है, तो सेब, नाशपाती, सहतूत ये सब आभासी फल होते हैं। फिर अगला है जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। जितने भी प्रकार का परागण होता है सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए और देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ दो पौधों के नाम बताना है। तो एक हाइड्रिला जो जल में पाया जाता है, हाइड्रिला हो जाएगा। वेलिस्नेरिया आप लिख लीजिए, वेलिस्नेरिया हो जाएगा। ऐसे ही सिरटोफिलम होता है, हाइड्रा है, वेलिस्नेरिया है, सिरटोफिलम है। ये जल परागण के मतलब इसमें जल परागण होता है, और जल परागण को हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। फिर अगला है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां बताना है, परमानेंट मेथड बताना है। तो देखिए जो अभी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आया था, ये स्थायी विधियां होती हैं। इनमें किया क्या जाता है, तो इसमें आप पहली बात तो वैसेक्टोमी लिखेंगे, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो चित्र बनाकर भी आप समझा सकते हैं। जैसे ये स्त्री का गर्भाशय, यहां से फैलोपियन नलिका, और इधर से भी थोड़ा सा फैलोपियन नलिका, यहां से अंडा जुड़ा हुआ है। तो स्त्री में फैलोपियन नलिका को इस तरह से काट कर बांध दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और जो पुरुष होता है, जो वेस डिफरेंसिया इधर लटकी रहती हैं, ये पेनिस हो जाएगा, ये वृषण यहां हो जाएंगे। तो पुरुष में ये वेस डिफरेंसिया को या शुक्रवाहिनी को काट कर बांधा जाता है, तो उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। जो एंट अमीबा है इसके द्वारा पेचिस रोग, पेचिस या अमीबिएसिस, अगर पेचिस या अमीबिएसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। तो एंट अमीबा के द्वारा कौन सी बीमारी, पेचिस अथवा अमीबिएसिस या अमीबता भी कहा जाता है, अमीबता रोग उत्पन्न हो जाता है। जो पेचिस होती है ये दो प्रकार की होती है अगर कहा जाए तो। पेचिस दो प्रकार की कैसे, एक तो एंट अमीबा के द्वारा होती है और दूसरी जीवाणु से होती है। जीवाणु से, जो वैसिलरी जीवाणु होता है उस वैसिलरी जीवाणु के द्वारा भी पेचिस होती है, जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा भी पेचिस होती है। कहा गया है इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो नियंत्रण में आप बता सकते हैं कि गंदगी ना हो, गंदगी की रोकथाम करके, और जल शुद्ध रहे, जल की शुद्धता बनाए रखकर, और खान पीन के जो चीजें होती हैं खान पान में शुद्धता हो, खान पान में शुद्धता रख के, या आप अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल है, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल है, ये मेडिसिन या ये दवाएं आप ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता और परजीविता, ये समष्टि वाला चैप्टर का क्वेश्चन आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा ही जाता है। आइए अलग इसको समझ लेते हैं। दो जीवों के बीच ऐसी पारस्परिक क्रियाएं
जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कोई दो जीव हैं, ये इनके बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं हैं जिसमें ये भी इसको लाभ पहुंचाता है, ये इसको लाभ पहुंचाता है, दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे ही सहजीविता कहा जाता है। सहजीविता कहते हैं। सहजीविता यानी साथ साथ जीना और एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, सहजीविता हो गया। जैसे लाइकेन था, उदाहरण में लाइकेन और साइकस की जड़ें, जैसे लाइकेन और साइकस की जड़ें, तो ये हो जाएगा सहजीविता। फिर प्रश्न में कहा गया था कि परजीविता भी बताइए, तो अब ये तो हुआ सहजीविता। परजीविता में क्या है, दो जातियां हैं, इसमें एक जीव का तो लाभ होगा, यानी दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे की हानि हो रही है। एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे जीव की हानि हो रही है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, परजीविता कहा जाता है। परजीविता जैसे पेट के कीड़े होते हैं, जूं है, ये सब परजीविता के अंतर्गत आता है। इसमें जो ये परजीवी होता है, परजीवी का तो लाभ होता है, जैसे ये परजीवी है तो परजीवी का लाभ होता है, लेकिन जो पोषक होता है उसकी हानि होती है। जिसके अंदर परजीवी रह रहा है उसकी हानि होती है। पेट के कीड़े हैं तो कीड़ों का तो लाभ हो रहा है, लेकिन जिसके पेट में है उसकी हानि हो रही है, तो एक का लाभ दूसरे की हानि होगी, तो परजीविता है। सहजीविता दोनों का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको भी थोड़ा सा अलग समझा देते हैं। कोडान और एंटी कोडान। अब इसमें कोडान क्या है, पहले न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा समूह जिसमें एक अमीनो अम्ल के लिए कोड भी कह सकते हो आप, संदेश भी कह सकते हो, संदेश भरा होता है या निहित होता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइडों का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश निहित रहता है, उसे ही कोडान कहा जाता है, एक अमीनो अम्ल के लिए। जैसे AUG प्रारंभिक कोडान होता है, AUG। अब जो एंटी कोडान है, ये जो tRNA होता है, tRNA में उपस्थित 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का या 3 क्षारक समूह होते हैं जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक होते हैं। मतलब tRNA में उपस्थित वह 3 क्षारक समूह जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक हो, उसे ही एंटी कोडान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं ये अत्यधिक ठंडे वाले स्थानों बनाए जाते हैं। जो ठंडे स्थान होते हैं, ठंडे स्थानों में बनाए जाते हैं पौधों की सुरक्षा के लिए ठंडे स्थानों पर बनाए जाते हैं। और कांच के बने घर होते हैं या हरी प्लास्टिक से बने घर जैसी संरचना होती है। और जो सूर्य होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसकी ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, और इसके अंदर का तापमान अधिक हो जाता है और पौधे ठीक से पनप पाते हैं। जो पौधे होते हैं वो ठीक से पनप पाते हैं। मतलब जो ग्रीन हाउस प्रभाव पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और ये कांच के आवरण होते हैं, कांच की जैसी संरचना होते हैं, और सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे जो इसके अंदर का तापमान है वो अधिक हो जाता है और पौधे ठीक से पनप पाते हैं। और ग्रीन हाउस जो है वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करता है। जो ग्रीन हाउस है ये वातावरण के तापमान को अधिक गर्म बनाने में मदद करता है। अगर कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछे जाएं तो CO2 है, जल वाष्प है,
मीथेन है, ये ग्रीन हाउस गैसों के नाम है। कभी कभी गैसों के नाम पूछ लेते हैं तो आप ये बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो वहित मल उपचार है इसमें सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट करना है। तो वहित मल क्या होता है? जैसे कोई जल है, जल में अपशिष्ट पदार्थ मिले हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिले हैं, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे मलमूत्र है, मलमूत्र है, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, या अन्य गंदगी है, अन्य गंदगी, ये जब जल में मिले होते हैं वहित मल कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? वहित मल कहा जाता है। जब जल में अपशिष्ट पदार्थ मिले हो, जल में अपशिष्ट पदार्थ मिले हो, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? मलमूत्र, कूड़ा करकट, गंदगी बहुत सारी, तो उसे क्या कहते हैं? वहित मल कहते हैं, वहित मल। और देखिए प्रश्न में कहा गया कि वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट कीजिए, यानी वहित मल जो है इसको शुद्ध करने में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ये पूछा गया है। अब देखिए जो वहित मल होता है, वहित मल में उपस्थित जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो कुछ इन ठोस पदार्थों को सूक्ष्म जीव सड़ाने का कार्य करते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं जल में, इन ठोस पदार्थों को सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इनको सड़ाने का कार्य करते हैं, सड़ाते हैं। और आपको बता दें कि बाद में जो अवक्षेप बचता है, इसको सड़ाने के बाद जो बाद में नीचे अवक्षेप बचता है वो खाद के रूप में काम आता है, खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। और इससे जो CO2 निकलती है वो पौधे ले लेते हैं, जो CO2 निकली उसे पौधे ले लिए और वायुमंडल में पहुंच करके ये पुनः अपना चक्र चलाती रहती है। और इस तरह से सूक्ष्म जीव गोबर है, गोबर, मल मूत्र है, सड़ी गली वस्तुएं हैं, सड़ी गली वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को खाद में बदल देते हैं, खाद में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से वहित मल का उपयोग हो जाएगा। के बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हार्डी-वेनबर्ग के नियम को स्पष्ट कीजिए। हार्डी-वेनबर्ग के नियम को स्पष्ट करना है। देखिए जो हार्डी-वेनबर्ग का नियम है ये जनसंख्या आनुवांशिकी का सिद्धांत है, जनसंख्या आनुवांशिकी का एक सिद्धांत है। हार्डी-वेनबर्ग नियम जनसंख्या आनुवांशिकी का एक सिद्धांत होता है। और इस नियम के अनुसार क्या होगा? एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न एलील को युग्म विकल्पी भी आप कह सकते हैं, और जीनोटाइप की आवृत्तियां जो होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती हैं। यानी हार्डी-वेनबर्ग नियम के अनुसार क्या है कि एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न एलील माने युग्म विकल्पी और जीनोटाइप की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती हैं। ये हार्डी-वेनबर्ग ने बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें मेंडल ने क्या लिया था? एक संकर संकरण का प्रयोग क्या था? कैपिटल TT पौधे शुद्ध लिए थे, शुद्ध लंबे पौधे थे, इधर स्मॉल TT शुद्ध बौने पौधे थे, इनके बीच में क्रॉस करवाया था। तो सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ये F1 पीढ़ी थी, F1 जनरेशन थी। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर इन्हें कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल स्मॉल t पौधे प्राप्त हुए। तो देखिए ये जीनोटाइप के आधार पर था, जीनोटाइप के आधार पर इसमें अनुपात क्या आया था? 1:2:1 का अनुपात। लेकिन अगर फिनोटाइप के आधार पर देखा जाए तो 3:1 का अनुपात था। 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था। ये फिनोटाइप का अनुपात था, फिनोटाइप, और ये जीनोटाइप का अनुपात था। अब इसमें देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक संकर संकरण के प्रयोग के द्वारा विसंयोजन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो जो विसंयोजन का नियम है वो पृथक्करण का नियम है। तो जो पृथक्करण का नियम है या विसंयोजन का नियम है यही बताता है। उसमें क्या था
कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने पर सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर स्वपरागण कराने पर यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाने पर इस तरह से पौधे प्राप्त होते। दूसरी पीढ़ी में फिर से शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा प्रकट हुआ, यही विसंयोजन का नियम है। फिर अगला क्वेश्चन है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय, इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है फुल, आप चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें शरीर की अपनी जो कोशिकाएं होती हैं, जो अपनी सेल्स होती हैं, शरीर की अपनी सेल्स या अपनी कोशिकाएं, कोई भी संक्रमण है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी कोशिकाएं, सेल्फ की जो कोशिकाएं होती हैं, वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। जबकि जो इसमें है ये अन्य जीवों के शरीर की एंटीबॉडी दूसरे जीव के में डाला जाता है, दूसरे जीव के शरीर की एंटीबॉडी को इसमें डाला जाता है, जबकि इसमें अपनी ही कोशिकाएं होती हैं। और अगर अगले अंतर की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, जबकि इसमें तुरंत लाभ होता है। अक्रिय प्रतिरक्षा में तुरंत लाभ होता है क्योंकि दूसरे से डाला गया है। सक्रिय प्रतिरक्षा में स्वयं बनती है, इसलिए समय लगता है। ऐसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण देखा जाए तो हैजा का जो टीका होता है, जो खसरा है, रेबीज है आदि हो सकते हैं। इसमें पोलियो है, टिटनेस है आदि हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो एंटीबायोटिक है, हिंदी में से प्रतिजैविक कहा जाता है। एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में। जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको मारने और इनके विकास को रोकने का कार्य करती है एंटीबायोटिक। इनको मारने और रोकने का, अर्थात जीवाणु रोधी होती है एंटीबायोटिक। एक प्रमुख एंटीबायोटिक जो होती है जैसे पेनिसिलिन ये प्रमुख एंटीबायोटिक है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर इसके महत्व को देखा जाए तो एंटीबायोटिक पहली ऐसी दवाएं हैं जो जीवाणुओं के संक्रमण के प्रति प्रभावी हैं, और गंभीर बीमारियों को दूर करती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए और देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, चित्र सहित समझाया गया है। फिर अगला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये अभी चैप्टर हटा हुआ है कोरोना के कारण, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। फिर अगला है, नर के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो हम चित्र दिखा रहे हैं ये नर जनन तंत्र का चित्र है और नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण कीजिए। तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रमुख प्रजातियां होती हैं और इनके द्वारा कई प्रकार के मलेरिया रोग हो जाते हैं, मलेरिया बुखार हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? तो फुल डिटेल और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, जाकर के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देखिए। फिर अगला है, द्वि निषेचन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त चित्र समझाइए। द्वि निषेचन को परिभाषित करना है और चित्र को भी दिखाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। थैलेसीमिया पर अभी जल्दी ही वीडियो अपलोड किया है, बायोस्फीयर पर भी वीडियो अपलोडेड है,
आप लोग जाकर के देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित करेंगे। तो इसका फुल वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा जैव प्रबलीकरण, प्लेसेंटा क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है, दोनों आपको चैनल में मिल जाएंगे। चैनल में जाकर के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं या चैनल से देख सकते हैं। फिर अगला है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो संकटग्रस्त जातियां वह जातियां होती हैं जो अब संकटकालीन है या खो रही है, खत्म हो रही हैं। तो इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है व्यसन से आप क्या समझते हैं, तो व्यसन पर भी वीडियो अपलोडेड है, नशीले पदार्थों पर अपलोडेड है, उनके प्रभावों का वर्णन है। टोटल जानकारी आप लोग जाकर के चैनल से देख सकते हैं। फिर अगला है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आएगा भी इसमें से। तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा उद्योग में इसके उपयोग का वर्णन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग तैयार कर लीजिए, जरूर आएगा। फिर अगला है पारजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, कैसे विकसित किए जाते हैं। तो अथवा में लगा हुआ है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये कर सकते हैं। पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है, इसी चैप्टर से लिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक पड़ी हुई है।